नमस्कार, न्यूज नेक्स्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ओशन और आप देख रहे हैं दिन भर की बड़ी खबरों का बुलेटिन। उम्मीद है कोरोना महामारी के इस काल में आप अपना और अपनों का रख रहे होंगे बेहतर ख्याल। तो चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कोरोना महामारी के अपडेट के साथ। कोरोना की रफ्तार लगातार धीमी पड़ती जा रही है। देश में आज क्या है ताजा हालात, देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। देश में अब कोरोना के नए केसों में काफी कमी दर्ज की जा रही है, जो इस बात का संकेत दे रहे हैं कि अब कोरोना काफी हद तक कम हो चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के 37,566 नए केस दर्ज किए गए, जो 17 मार्च के बाद सबसे कम मामले हैं। 17 मार्च को 35,871 मामले आए थे, जबकि 102 दिन के बाद ये पहली बार है जब कोरोना के मामले 40,000 से नीचे दर्ज किए गए। इससे पहले 18 मार्च को 40,000 से नीचे यानी कि 39,726 मामले सामने आए थे। ये लगातार 22वां दिन भी है जब भारत में 1 लाख से कम नए कोरोना वायरस के मामले सामने आए हैं। वहीं बीते 24 घंटे में 907 मरीजों की मौत हो गई है। 2.5 महीने में ये दूसरी बार है कि मरने वालों की संख्या 1000 से कम आई है और पिछले 2 महीने में लगातार 12वां दिन है जब संख्या 2000 से कम रहा। इससे पहले सोमवार को 979 लोगों की मौत दर्ज की गई। अब देश में कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 3,97,637 हो गई, जो कुल मामलों का 1.31% है। आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या भी लगातार घट रही है। बीते 24 घंटे में एक्टिव मामलों में 20,335 की कमी आई। इसी के साथ अब कुल सक्रिय मामले देश में 5,52,659 बचे हैं, जो कुल मामलों का 1.82% है। इसके अलावा कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 2,93,66,601 हो गई। पिछले 24 घंटे में 56,994 लोग संक्रमण से मुक्त हुए हैं। देश में इसी के साथ रिकवरी दर बढ़कर 96.87% हो गई है। दैनिक संक्रमण दर 2.12% पर है, जो लगातार 22वें दिन 5% से कम है। टेस्टिंग की बात की जाए तो कुल 40.81 करोड़ टेस्ट हुए हैं। देश में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान चल रहा है। देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 32 करोड़ 90 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 52,76,457 खुराकें दी गई। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल ने 18 से 44 आयु वर्ग के 10-10 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को टीके की पहली खुराक दी है। वहीं आईसीएमआर के अनुसार सोमवार तक 40,81,39,287 लोगों की टेस्टिंग की जा चुकी है। इनमें से 17,68,008 लोगों की टेस्टिंग 28 जून को की गई। यूरोपियन देशों में अब तक कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड को मंजूरी नहीं मिली है। मतलब अगर किसी भारतीय ने कोविशील्ड वैक्सीन लगवाया है तो वो यूरोपियन देशों के योग्य नहीं है। अब इस पर सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ ने क्या कहा, देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। भारत में कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है और ज्यादातर लोगों को कोविशील्ड का टीका लगाया जा रहा है। लेकिन यूरोप जाने की चाहत रखने वाले भारतीयों के लिए वैक्सीन लगवाने के बावजूद एक संकट खड़ा दिख रहा है। दरअसल यूरोपीय यूनियन ने कोविशील्ड को मंजूरी नहीं दी है। इस कारण ग्रीन पास नहीं मिलेगा। इस स्थिति में यूरोप जाने वालों को दिक्कत होने की संभावना है। इस सभी शंकाओं के बीच सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला ने कोविशील्ड यूरोपीय संघ मामले को लेकर आश्वस्त किया है कि आने वाले समय में जल्द ही समस्या का हल निकाल लिया जाएगा। अदार पूनावाला ने सोमवार को ट्वीट करके कहा है कि मुझे पता चला है कि भारतीयों ने कोविशील्ड लगवाई है। उन्हें यूरोप के देशों में यात्रा करने में समस्या आ सकती है।
पूनावाला ने आगे लिखा, मैं भरोसा दिलाता हूं कि इस समस्या को मैं जल्द से जल्द सुलझा दूंगा। पूनावाला ने कहा, एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के बाद अधिकारियों से बात की है जिसे उनकी कंपनी द्वारा निर्मित किया जा रहा है। मुझे एहसास है कि बहुत से भारतीय जिन्होंने कोविशील्ड लिया है उन्हें यूरोपीय संघ की यात्रा के साथ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मैं सभी को विश्वास दिलाता हूं कि मैंने इसे उच्चतम स्तर पर उठाया है और उम्मीद है कि इस मामले को जल्द ही दोनों नियामकों और राजनयिक स्तर पर हल किया जाएगा। बता दें कि यूरोपियन यूनियन ने ग्रीन पास सिस्टम शुरू किया है। इसमें यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी से अप्रूव वैक्सीन लगवाने वाले शख्स को ग्रीन पास मिलेगा, जिससे वो इससे शामिल 27 देशों में कहीं भी आ जा सकता है। मुख्य तौर पर ये सिस्टम EU देशों में रहने वाले लोगों के लिए है, जिससे वो लोग काम और टूरिस्ट के लिए इधर से उधर आसानी से जा सकते हैं। ये ग्रीन पास सिस्टम पूरी तरह से 1 जुलाई से शुरू होगा। फिलहाल स्पेन, जर्मन, ग्रीस, पोलैंड जैसे कुछ देशों ने इसे शुरू कर दिया है। हैरानी की बात है कि लिस्ट में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन का नाम होते हुए भी पेच फंस गया है। दरअसल ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने भारत में सीरम इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर अपनी वैक्सीन को कोविशील्ड नाम दिया है, जबकि ब्रिटेन यूरोपीय देशों में इसका नाम वैक्सजेवरिया है। यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी अब तक कुल 4 कोरोना टीकों को मंजूरी दे चुकी है। इसमें बायोटेक, फाइजर, मॉडर्ना, वैक्सजेवरिया और जानसेन शामिल हैं। इसका मतलब ये है कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सजेवरिया वैक्सीन लगवाने वालों को ही ग्रीन पास मिलेगा, लेकिन इसकी कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर संशय बना हुआ है। महाराष्ट्र के थाने में एक महिला को 15 मिनट के अंदर वैक्सीन के 3 डोज दे दिए गए हैं। जानिए क्या है पूरा मामला। भारत में बड़े स्तर पर कोरोना टीकाकरण अभियान जारी है। इस बीच ठाणे से एक ऐसा मामला सामने आया है जो वाकई हैरान कर देने वाला है। दरअसल एक महिला ने आरोप लगाया कि उसे 15 मिनट में कोरोना वैक्सीन की 3 डोज लगा दी गई है। मामला 25 जून का है। ठाणे के घोड़ बंदर रोड पर आनंद नगर आरोग्य केंद्र पर 28 साल की महिला के साथ ये वाकया हुआ। महिला का आरोप है कि वहां उसे एक साथ कोरोना टीके के 3 डोज दिए गए। मामला सामने आने के बाद स्थानीय बीजेपी नगर सेवक मनोहर डुमरे ने कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, जबकि ठाणे महानगर पालिका का कहना है कि यह आरोप गलत है। स्वास्थ्य अधिकारी के मुताबिक उन्होंने खुद जांच की है, महिला भी स्वस्थ है और ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आपको बता दें, महिला के पति ने पहचान ना उजागर होने की शर्त पर बताया कि 25 जून को जब पत्नी टीका लगाने गई तो एक टीके के बाद भी उसे किसी ने उठने के लिए नहीं बोला, तो 5 मिनट में उसे दूसरा टीका लगाया गया, फिर भी किसी ने उसे जाने को नहीं कहा और तीसरा टीका लगा दिया। 15 मिनट के अंदर महिला को 3 टीके लगा दिए गए। महिला के पति स्थानीय सरकारी संस्थान में काम करते हैं। उन्होंने इस मामले की शिकायत करने से इनकार कर दिया है। डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर संदीप मालवी ने 3 बार वैक्सीन लगाए जाने की संभावना को खारिज करते हुए घटना की जांच करवाए जाने की बात कही है। वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट से संक्रमित हुए 21 लोगों में से केवल एक व्यक्ति ने ही कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली थी। राज्य में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 60,43,548 हो गई है और मृतकों की संख्या बढ़कर 1,21,573 हो गई है। आपको बता दें, राज्य में मरीजों की ठीक होने की दर अब 95.99% है, जबकि मृत्यु दर 2.01% है। कोरोना वैक्सीन को लेकर वकील प्रशांत भूषण ने एक ट्वीट किया है, जिसे ट्विटर ने भ्रामक बताया है। जानिए क्या है पूरा मामला। देश में चल रहे कोरोना वैक्सीनेशन के बीच वकील प्रशांत भूषण ने कोरोना वैक्सीन को लेकर एक ट्वीट किया है, जिसे ट्विटर ने भ्रमित करने वाला बताया और इसे फ्लैग कर दिया है। दरअसल हुआ यूं कि प्रशांत भूषण ने ट्विटर पर एक केस से जुड़ा न्यूज आर्टिकल अटैच किया, जिसमें दावा किया गया कि 45 साल की महिला की कोरोना वैक्सीन लेने के 10 दिन बाद मौत हो गई। उन्होंने सोमवार सुबह ट्वीट किया था कि प्रयोग के तौर पर और बिना टेस्ट किए गए टीकों के वैश्विक टीकाकरण को बढ़ावा देना खास तौर पर युवा और कोविड से उभरे लोगों के लिए उचित नहीं है।
एक और ट्वीट में उन्होंने लिखा कि स्वस्थ युवाओं के कोविड के कारण गंभीर असर या मरने की आशंका बेहद कम है। इसके बजाय उनकी वैक्सीन के कारण मौत की आशंका ज्यादा है। कोविड से रिकवर हुए लोगों में वैक्सीन की तुलना में अधिक बेहतर नैसर्गिक प्रतिरोधक क्षमता होती है। वैक्सीन उनकी नेचुरल इम्यूनिटी को भी संकट में डाल सकता है। इस ट्वीट को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रशांत भूषण की निंदा की जा रही है। ट्विटर ने भी इस कंटेंट को भ्रामक माना है। साथ ही लोगों ने उनके विचारों की भी जमकर आलोचना की। इस आलोचना के बाद प्रशांत ने एक और ट्वीट किया। प्रशांत भूषण ने लिखा, इन विचारों की आलोचना से वो हैरान हैं। वहीं कोरोना वैक्सीन पर वकील प्रशांत भूषण की टिप्पणी पर NTAGI ने कहा है कि टीकाकरण प्रणाली के बारे में गलत जानकारी को खत्म करने के लिए सरकार काम कर रही है। एक नेशनल एडवर्स इवेंट सिस्टम है जिसने भारत में 700 से अधिक जिलों में प्रतिकूल घटनाओं को ट्रैक किया है। वैक्सीन के कारण पहली मौत सार्वजनिक डोमेन में है। डॉक्टर NK अरोड़ा ने कहा है कि WHO के एल्गोरिदम का उपयोग करके सभी मामलों की उचित तरीके से जांच की जाती है। उन्होंने कहा कि मैं लोगों से कहना चाहता हूं कि वैक्सीन सुरक्षित है। 32 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन लगवाई है और ये संख्या तेजी से बढ़ रही है। इसे लगवाने पर शुरुआती 1 या 2 दिन में दर्द और बुखार हो सकता है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। वन नेशन वन राशन कार्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला कर दिया है। क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, जानिए हमारे इस खबर में। कोरोना राज्य मजदूरों को मुफ्त राशन देने की योजना तैयार करे, केंद्र सरकार राशन उपलब्ध करवाए, साथ ही महामारी तक सामुदायिक रसोई जारी रहे। प्रवासी मजदूरों के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद विस्तार से सुनवाई की थी। इस सुनवाई का मुख्य बिंदु था कि जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, उनका सरकार के पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, इसलिए किसी आपदा की स्थिति में उन तक कोई राहत सीधे तौर पर नहीं पहुंच पाती है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों की जानकारी रखने वाले पोर्टल के लिए 21 जुलाई की समय सीमा तय कर दी है। इस पोर्टल के लिए पिछले 2 साल चर्चा चल रही है। इस पोर्टल पर सभी प्रवासी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन होगा और उनकी एक पहचान होगी। इससे सरकार को योजना को सभी तक पहुंचाने के लिए मदद मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी कामगारों की समस्याओं और मुश्किलों पर पिछले साल मई में संज्ञान लिया था और कई निर्देश जारी किए थे। अपना आदेश सुरक्षित रखते हुए पीठ ने केंद्र और केंद्र शासित प्रदेशों से वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने को कहा था, ताकि प्रवासी कामगारों को अन्य राज्यों में अपने काम की जगहों पर राशन मिल सके। लेकिन कई राज्यों ने इस योजना को लागू नहीं किया। सुनवाई के दौरान केंद्र ने कहा था कि अधिकांश राज्य एक राष्ट्र एक राशन कार्ड लागू कर रहे हैं। उनमें से 4 असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली और पश्चिम बंगाल ने ऐसा नहीं किया है और इसे लागू करना उनकी तकनीकी तैयारी पर निर्भर करेगा। केंद्र ने बाद में ये भी कहा कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना शुरू करने के संबंध में दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार का दावा भ्रामक है, क्योंकि बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक दिल्ली में सब्सिडी वाले राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के खाद्यान्न का लाभ लेने में असमर्थ हैं। ऐसे में एक बार फिर देश की सबसे बड़ी अदालत ने योजना को लागू करने का आदेश सभी राज्यों को दिया है। कई दिनों पहले तक अगर संजय पाटिल अपने घर से बाहर निकलते भी थे तो सिर्फ अपने खेत में काम करने के लिए, वो भी इसलिए क्योंकि उनके पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। नासिक जिले के ग्रामीण इलाकों में कोरोना ने शहरी क्षेत्र की तुलना में ज्यादा नुकसान पहुंचाया। संजय के गांव की हालत भी बेहद खराब है। ये लोग कोरोना के डर के साए में जी रहे हैं।
हमें डर लगा रहता है कि हम बाहर गए तो बीमार न पड़ जाएं। इलाज में बहुत पैसा लगता है। हमने जरूरत का सारा सामान 1 महीने पहले ही जमा करके रख लिया था और हम उसे बेहद किफायत से खर्च करते हैं ताकि बाहर जाने की नौबत ही न आए। लोग घरों में ही हैं, डिमांड में कमी हो रही है और हाल फिलहाल तक कई इलाकों में लॉकडाउन की परिस्थिति बनी हुई थी। इसकी वजह से अरुण डागा जैसे कंज्यूमर गुड्स डिस्ट्रीब्यूटर्स पर भी बुरा असर पड़ा है। अभी कुछ माल कम आया है। अभी सैटरडे संडे पूरा लॉकडाउन था ना, अगर फ्राइडे को कुछ ऑर्डर आया तो उसका माल 2 दिन होल्ड रहता था, 2-3 दिन, तो उनको माल थोड़ा टाइम पे नहीं जाता। मेरा जो बिजनेस है समझो 20% डाउन हुआ तभी से। भारत की जीडीपी में रूरल इकोनॉमी 25 से 30% तक का योगदान देती है, तो इस पर असर पड़ने से भारतीय अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होगी। पिछली तिमाही में भारत का ग्रोथ रेट 1.6% था। हालांकि दूसरी लहर ने भारतीय अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान पहुंचाया है, इसका अंदाजा कुछ महीनों बाद ही पता चलेगा। निर्माण ग्रामीण अर्थव्यवस्था का बहुत अहम हिस्सा है। इसी पर यह निर्भर करेगा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था कितनी जल्दी वापसी कर पाती है। रोड, हाईवे के निर्माण और नरेगा के जरिए सरकार भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जान फूंकने में सहयोग कर सकती है। pumping in money as far as Narega workforce is concerned. लेकिन रिकवरी तभी मुमकिन है जब ग्रामीण इलाकों में तेजी से टीकाकरण हो ताकि लोग काम पर लौट सकें। गांव की तुलना में शहरी इलाकों के लोगों को वैक्सीन की 12% ज्यादा डोज दी जा चुकी है, जबकि भारत की 2/3 आबादी गांव में रहती है। सीरो सर्वे में इस बात का दावा किया गया है कि मुंबई के ज्यादातर बच्चों में कोरोना से लड़ने वाली एंटीबॉडी पाई गई है। देखिए ये रिपोर्ट। भारत में कोरोना संकट के बीच सीरो सर्वे में एक बड़ा खुलासा हुआ है। कोरोना की दूसरी लहर में बच्चे भी प्रभावित हुए हैं और तीसरी लहर में बच्चों पर इसके ज्यादा असर का दावा किया जा रहा है। ऐसे में दूसरी लहर को लेकर सीरो सर्वे हो रहा है। सीरो सर्वे में निकलकर जो सामने आया वो आपको हैरान कर देगा। सीरो सर्वे में पता चला है कि मुंबई में 18 साल से कम उम्र के 50% बच्चों में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडीज पाई गई हैं और इन बच्चों की बॉडी ने कोरोना की तीसरी लहर से पहले ही कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी विकसित कर ली है। बीएमसी के द्वारा यह सीरो सर्वे 1 अप्रैल से 15 जून के बीच किया गया था। 10 से 14 साल के बच्चे सीरो पॉजिटिविटी सबसे ज्यादा 53.43% है। 10 से 14 आयु वर्ग में ये 51.04%, 5 से 9 वर्ष के आयु के लिए 47.33% और 15 से 18 आयु वर्ग के लिए 51.39% है। बीएमसी कमिश्नर IS चहल ने बताया कि ओवरऑल सीरो पॉजिटिविटी 51.18% है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र में 54.36% और निजी क्षेत्र में 47.03% शामिल है। यह दिखाता है कि हेल्थ केयर सेटिंग में आधी से ज्यादा पीडियाट्रिक आबादी पहले ही कोविड के संपर्क में आ चुकी है। चहल और एडिन म्युनिसिपल कमिश्नर सुरेश काकनी की देखरेख में डॉक्टरों की एक टीम ने सर्वे किया, जिसमें जयंती शास्त्री, सची अग्रवाल, गार्गी काकनी, सुरभि राठी, रमेश भारमल, चंद्रकांत पवार, कुसुम जाशनी और गायत्री अमूनकर शामिल थे। कुछ दिनों पहले WHO और एम्स की साझा स्टडी में भी कई शहरों में बच्चों में एंटीबॉडीज देखी गई थी। इस स्टडी में सबसे ज्यादा सीरो प्रेवलेंस दक्षिणी दिल्ली के शहरी इलाके में पाया गया, जो कि 74.7% है। गोरखपुर ग्रामीण में 2 से 18 आयु वर्ग में काफी ज्यादा सीरो प्रेवलेंस 87.9% देखने को मिला, जबकि 18+ में यह आंकड़ा 90.3% था। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कुछ दिन पहले कहा है कि अगले 6 से 8 हफ्तों में तीसरी लहर आ सकती है। उन्होंने लोगों को चेतावनी देते हुए कहा है कि जब तक देश की आधी से ज्यादा आबादी को वैक्सीन नहीं लग जाती, तब तक किसी भी तरह की लापरवाही ठीक नहीं होगी। संसद का अगला सत्र 19 जुलाई से शुरू हो सकता है। इसके लिए लगभग सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना वायरस की दूसरी लहर पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है, जिसके बाद देश में अब
संसद की कार्यवाही को फिर से शुरू करने पर विचार किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि संसद का बहुप्रतीक्षित मॉनसून सत्र 19 जुलाई से शुरू हो सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये सत्र 19 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त को समाप्त होगा। सूत्रों ने बताया कि करीब 1 महीने तक चलने वाले मॉनसून सत्र के दौरान 20 बैठकें होने की संभावना है। आपको बता दें, मंगलवार को संसदीय मामलों की कैबिनेट कमेटी की तरफ से 19 जुलाई से 13 अगस्त तक संसद की मॉनसून सत्र की सिफारिश की गई है। इस सिफारिश के बाद माना जा रहा है कि संसद का मॉनसून सत्र जल्द ही शुरू हो सकता है। आपको बता दें, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी अपने एक बयान में बताया था कि संसद का मॉनसून सत्र जल्द शुरू होने की संभावना है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भारत सरकार ने मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले सभी सांसदों से कोरोना वायरस वैक्सीन की दोनों डोज लेने की अपील की है। हालांकि बताया जा रहा है कि ज्यादातर सांसदों और कर्मचारियों ने वैक्सीन की दोनों खुराक ले ली है। सरकार कोरोना प्रोटोकॉल में कोई कोताही नहीं बरतना चाहती, इसलिए सांसदों को समय रहते वैक्सीन की दोनों डोज लेने के लिए कहा गया है। राज्यसभा सचिवालय के पास उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक कम से कम 179 राज्यसभा सदस्यों को संसद के मॉनसून सत्र से पहले पूरी तरह से कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। संसद का मॉनसून सत्र आमतौर पर जुलाई के तीसरे हफ्ते में शुरू होता है और स्वतंत्रता दिवस से पहले खत्म हो जाता है। सूत्रों ने बताया कि करीब 1 महीने तक चलने वाले इस सत्र में करीब 20 बैठकें हो सकती हैं। मॉनसून सत्र में लोकसभा और राज्यसभा के सदन साथ काम करेंगे या 4-4 घंटे की समयावधि में काम होगा। अभी इसकी सचिवालय द्वारा समीक्षा की जा रही है। इसके साथ ही मीडिया सहित संसद में आने वालों के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जैसा कोई इंतजाम होगा या नहीं, इस पर भी विचार चल रहा है। आपको बता दें, सरकार आगामी सत्र में कुछ विधेयक ला सकती है। इनमें प्रमुख हवाई अड्डों को नामित करने के लिए एक विधेयक, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए प्रस्तावित कानून, बाल संरक्षण प्रणाली को मजबूत करना और एक अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद निवारण समिति की स्थापना विधेयक शामिल है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक संसदीय मामलों की कैबिनेट कमेटी ने 19 जुलाई से 13 अगस्त तक संसद के मॉनसून सत्र की सिफारिश की है। हालांकि तारीखों पर अंतिम फैसला पीएम मोदी की मंजूरी के बाद ही होगा। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 7 जुलाई तक के लिए 4 धाम यात्रा पर रोक लगा दी है, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने इसको लेकर एक नई गाइडलाइंस जारी कर दी है, जो कि 1 जुलाई से लागू होगी। अब इस पर विवाद हो गया है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा को लेकर राज्य सरकार ने यू टर्न लिया है। अब उत्तराखंड सरकार ने 4 धाम यात्रा को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया है। बताया गया है कि ऐसा उत्तराखंड हाईकोर्ट के ऑर्डर को मानते हुए किया गया है। आपको बता दें, इससे पहले 28 जून को ही राज्य सरकार ने 4 धाम यात्रा को लेकर कोविड गाइडलाइंस जारी की थी। साथ ही कहा था कि 1 जुलाई से यात्रा शुरू होगी, जबकि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने यात्रा पर 7 जुलाई तक की रोक लगाई है। दरअसल उत्तराखंड सरकार ने अपनी घोषणा में कहा था, यात्रा का पहला चरण 1 जुलाई से शुरू होगा और दूसरा चरण 11 जुलाई से शुरू होगा। यात्रा में शामिल होने के लिए यात्रियों के पास कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य है। वहीं इससे पहले 25 जून को राज्य के मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई से सीमित संख्या में स्थानीय लोगों को 4 धाम यात्रा करने की अनुमति देने का फैसला लिया था। शुरुआत में ये निर्णय लिया गया था कि चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग जिलों के निवासियों को यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी। इस दौरान रोजाना सीमित संख्या में ही तीर्थ यात्रियों को मंदिरों के दर्शन करने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि कुछ ही देर बाद सरकार ने यू टर्न लेते हुए अपना फैसला वापस ले लिया और हाईकोर्ट के अगले आदेश तक के लिए इस यात्रा को स्थगित कर दिया। बता दें, उत्तराखंड में 4 प्रमुख तीर्थ स्थल बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने और पढ़ने के लिए www.newsnexttv.com पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे मोबाइल ऐप को भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे न्यूज वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ आप फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के जरिए भी जुड़ सकते हैं। अपना रखिए बहुत ख्याल और मुझे दीजिए अब इजाजत। नमस्कार।